हम तो गाड़ी ही नहीं दिखाई पड़ी, तब चोट लग गई तो हमको पता ही नहीं चला। नहीं, वो कह रहे हैं कि जान से मारने की आपने धमकी दी है, कुछ ऐसा हुआ? हम होश में ही नहीं थे तो हम क्या बता सकते। इनका ये पूरा पैर फट गया था, ये बेहोश हो गए। फिर ग्रामीणों की मदद से एम्बुलेंस बुलाया गया और इनको वहाँ से सीएससी जैतपुर ले जाया गया। जो हमारी वाली FIR थी 214/25, उसमें खास बात यह है कि 24 घंटे के अंदर उसने FIR लगा दी सच के अभाव में। ये जानकारी हमें कोर्ट में प्रगत आख्या द्वारा जानकारी हुई। ये बताते हैं कि हमारी बीवी SP ऑफिस में है, आप हमारा कुछ नहीं कर पाएंगे और हमारी पहुंच बहुत ऊपर तक है। पूरा विभाग हमारे साथ खड़ा है और आपको जो करना कर लीजिए और हम आपके खिलाफ फर्जी मुकदमा दर्ज करा देंगे और आपको फंसा देंगे, आपके पूरे परिवार को फंसा देंगे, अन्य तरीके से फंसा देंगे। और जानते थे कि हमने किसको ठोकर मारी है और FIR ना हो इसलिए वो धमकाने आए थे। अब हम लोग जो है पुलिस अधीक्षक साहब से अनुरोध कर रहे हैं कि सही विवेचना कराकर सही गलत का न्याय किया जाए। ये जो आपने वीडियो देखा, जो बातें सुनी, आप निश्चित ही सहज अंदाजा लगा चुके होंगे कि आज हम किसी के दर्द की बात करने जा रहे हैं। दर्द भी ऐसा कि उसे चोट भी दी गई, उस पर मरहम भी नहीं लगाया गया और उसके उस चोट को नासूर का रूप दे दिया गया। और ये करने में जिनका नाम आ रहा है वो खाकी वर्दीधारी है। जी हाँ, ये पूरा मामला बाराबंकी से जुड़ा है। और एक कहावत जो आपने सुनी होगी कि पुलिस रस्सी का सांप बना देती है, तो ये कहावत भी यहाँ पर चरित्रार्थ होती हुई दिखाई पड़ रही। एक ऐसा मामला हुआ जिसमें पीड़ित को ही अभियुक्त बना दिया गया, पीड़ित के ऊपर ही आरोप लगा दिए गए कि उसने पुलिस को जान से मारने की धमकी दी है। पुलिस कांस्टेबल को न सिर्फ धमकी दी है बल्कि उसका एक्सीडेंट भी किया गया है, जबकि तथ्य इसके बिल्कुल विपरीत है। मैं गांव से आ रहा था, वही सफदरजंग चौराहे पे खड़ा था। गाड़ी से हमारे भतीजे रवि तिवारी चला रहे थे, मैं गाड़ी से उतर के खड़ा हुआ था। उधर से गाड़ी तब आई, हमको दिखाई ही नहीं पड़ी, तब हमको टक्कर मारी, तब हम बेहोश हो गए, हमको कुछ पता ही नहीं। हमको होश CSC जैतपुर में आया। वो तो कह रहे हैं कि आपने जान से मारने की धमकी दी है। हमको गाड़ी ही नहीं दिखाई पड़ी, तब चोट लग गई तो हमको पता ही नहीं चला। नहीं, वो कह रहे हैं कि जान से मारने की आपने धमकी दी है, कुछ ऐसा हुआ? हम होश में ही नहीं थे तो हम क्या बता सकते हैं। हमें होश ही नहीं था, वो टक्कर हमारी पैर में लगी, हम बेहोशी हो गए तुरंत। ना हमको गाड़ी दिखाई पड़ी, ना आते हुए कुछ भी नहीं दिख रहा। क्या करते क्या हैं? हम अब लपेड़ाबाद में बेकरी की दुकान पे बैठते। ये जब पुलिस में आपने एप्लीकेशन दी, सब कुछ दिया, तो न्याय की उम्मीद थी आपको? क्या आपको लगा था कि ऐसा कुछ होगा कि आपके खिलाफ मुकदमा हो जाएगा? ऐसा नहीं था, हम नहीं जानते थे। ऐसा नहीं सोच रहे थे। क्या सोच रहे थे? हमको न्याय मिलेगा। आलम यह रहा कि पीड़ित के परिवार को 5 बार पुलिस अधीक्षक और राज्य मंत्री सतीश चंद्र शर्मा से 4 से 5 बार मुलाकात करनी पड़ी। जब यहां पर बात नहीं बनी तो इस पीड़ित परिवार को डिप्टी CM ब्रजेश पाठक का दरवाजा भी खटखटाना पड़ा। और जब उसके बाद भी बात नहीं बनी तो विधान परिषद के सभापति को इस मामले में हस्तक्षेप करना पड़ा। और इस मामले की रिपोर्ट जब तलब की गई उसके बाद अधिकारियों के सुर इस मामले में बदल गए। लेकिन ये मामला अपने आप में चौंकाने वाला है। सोचने वाली बात यह है कि पुलिस को जिस बात के लिए डिप्लॉय किया जाता है, पुलिस को जिस चीज के लिए लगाया जाता है, जनता की सेवा के लिए, और उसी जनता के साथ पुलिस के कुछ कर्मचारी ऐसी हीन भावना से कार्रवाई करते हैं जिसके बाद पूरा पुलिस महकमा बदनाम होता है। मामला ये है कि 10 अप्रैल को छोटे भाई गांव गए हुए थे और वहां से वापस करीब रात के 8 बजे वापस आ रहे थे। सफदरजंग चौराहे पे विपरीत दिशा से आ रही अपाचे गाड़ी, जो कि अजय कुमार सिपाही बदोसराय थाना में तैनात हैं, उनके द्वारा एक्सीडेंट कर दिया गया और मौके से फरार हो गए। हमारे भाइयों को ग्रामीणों की मदद से एम्बुलेंस बुलाकर CSC जैतपुर भिजवाया गया। 16 तारीख को IGRS के माध्यम से हमने सूचना दी। 17 तारीख को पुलिस अधीक्षक के यहाँ उपस्थित होकर मैंने स्वयं प्रार्थना पत्र दिया, जिस पर अगले दिन 18 तारीख को FIR दर्ज की गई, जबकि सिपाही की
FIR 17 को ही दर्ज कर ली गई। तो सिपाही ने क्या आरोप लगाया? सिपाही ने ये आरोप लगाया कि दारू की नशे में ये रास्ते में खड़े हुए थे और हमसे टकरा गए। इसके बाद हमारी गाड़ी गिर गई। जब मैंने इनसे पूछा कि भाई देख के चला करो, तो इन्होंने जान से मारने की धमकी, गालियां दी और मेरी बाइक को तोड़फोड़ करते हुए चले गए। उन्होंने ये आरोप लगाए। जब इनका एक्सीडेंट हुआ तो इनका ये पूरा पैर फट गया था, ये बेहोश हो गए। फिर ग्रामीणों की मदद से एम्बुलेंस बुलाया गया और इनको वहाँ से CSC जैतपुर ले जाया गया। फिर वहाँ से बाराबंकी ला के रेनबो हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया। चोट लगने के बाद ये बेहोश हो गए और इनको CSC जैतपुर ले गया, जबकि वहाँ सिपाही था ही नहीं। और मौके पर अजय कुमार वहाँ से भाग चुका था। उसने फर्जी FIR दर्ज कराई 209/25 और जो हमारी FIR हुई वो 214/25 हुई। जो गलत FIR सिपाही ने कराई उस पर जो है चार्जशीट की तैयारी चल रही है और हमारे में 24 घंटे के अंदर FIR लगा दिया गया। जो हमारी वाली FIR थी 214/25, उसमें खास बात यह है कि 24 घंटे के अंदर उसने FIR लगा दी सच के अभाव में। ये जानकारी हमें कोर्ट में प्रगत आख्या द्वारा जानकारी हुई और उनके में चार्जशीट अभी तक दाखिल नहीं हुई, उसमें अभी विवेचना चली रही है। हम लोगों ने SP साहब से मिलकर 6 तारीख को प्रार्थना पत्र दिया कि हमारी विवेचना पुनः किसी निष्पक्ष एजेंसी से कराई जाए। उसके बाद 18 तारीख को मिलकर मैंने फिर यही कहा है कि एक बार पुनः विवेचना नए सिरे से कराकर सही गलत के तथ्य को जांच लिया जाए। हालांकि बात करें तो पुलिस मुखिया यानी कि DGP का साफ तौर पर आदेश है कि जनता के साथ न सिर्फ अच्छे से संवाद कायम किया जाए बल्कि उनकी समस्याओं का निस्तारण कराया जाए। सोचने वाली बात यह है कि जब इस एक मामले में पुलिस कर्मी ने अपने आप को बचाने के लिए पूरा का पूरा षड्यंत्र रच डाला, पूरा का पूरा चक्रव्यूह रच डाला, तो सोचिए अन्य मामलों में यह लोग किस प्रकार से खामियां निकालते होंगे और किस प्रकार से रस्सी का सांप बनाते होंगे। आज इसी मामले की विवेचना हम पत्रकारिता के माध्यम से करेंगे और आपको इस पूरे मामले का सच बताएंगे, क्योंकि इस मामले में विवेचना परिवार वालों ने खुद कर डाली, साक्ष्य भी परिवार वालों ने खुद जुटा डाले और अब वह पूरी तरीके से तैयारी में है कि इस पूरे मामले को वो हाईकोर्ट में चुनौती देंगे और इन पुलिस कर्मियों के द्वारा जिस प्रकार से इस पीड़ित का उत्पीड़न किया गया है, इस उत्पीड़न के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद करेंगे। कप्तान से 4 बार मिले, मंत्री जी से 4 बार मिले, सभापति जी से मिले। कौन मंत्री जी? सतीश शर्मा मंत्री जी से। क्या रिस्पॉन्स रहा उनका? उन्होंने कई बार फोन किया लेकिन उसका कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आया। तब मुझे लखनऊ जो है सभापति जी से मिले, मैंने अपनी बात को रखा तो उन्होंने जो है IG को सूचित किया कि ऐसी सूचना है, आप कार्रवाई करके अवगत कराएं। तो नमस्कार दोस्तों, मैं नितेश मिश्रा हूं, आप सभी मुझे देख रहे हैं द कैमरा 1999 पर। मामला बाराबंकी जनपद का है, वही जनपद जो राजधानी लखनऊ के सबसे करीबी जनपद में है। न सिर्फ राजधानी लखनऊ के बल्कि ठीक इसी के पास अयोध्या मंडल भी है और बाराबंकी जनपद एक तरफ राजधानी जहां पर कमिश्नरेट प्रणाली लागू है और ठीक उसी के दूसरी तरफ अयोध्या मंडल के बीच में जनपद पड़ता है। लेकिन यहाँ पर पुलिस की कार्यशैली से अब कहीं ना कहीं सवालिया निशान उठ रहे हैं। पूरा मामला बाराबंकी के सफदरगंज कोतवाली और बदोसराय कोतवाली से जुड़ा हुआ है। इस पूरे मामले की अगर हम बात करें तो इस मामले में एक युवक है रोहित नाम का, जिसका एक्सीडेंट सफदरगंज चौराहे पर 10 तारीख को हो जाता है। या एक्सीडेंट होने के बाद वह पुलिस में जाकर उनके परिवार वाले शिकायत करते हैं कि उनके परिवार के एक लड़के का एक्सीडेंट इस गाड़ी संख्या से हो गया, क्योंकि उस समय पे इन लोगों को यह जानकारी नहीं थी कि एक्सीडेंट करने वाला पुलिसकर्मी है। बाद में जब यह बात पता चली कि वह सिपाही जिसका नाम अजय कुमार बताया जा रहा है, वह बदोसराय कोतवाली में रात्रि ड्यूटी पर तैनात रहता है। अब इस पूरे मामले में खेल यहां से शुरू हुआ। परिजनों का साफ तौर पर कहना है कि जब उन्होंने पहले इस पूरे मामले में प्रार्थना पत्र दिया, IGRS किया, उसके बाद उनकी सुनवाई नहीं हुई, बल्कि इसके विपरीत उस पुलिसकर्मी के द्वारा एक प्रार्थना पत्र दिया गया और उस प्रार्थना पत्र के आधार पर जो पीड़ित है उसी के ऊपर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया। न सिर्फ मुकदमा दर्ज कर लिया बल्कि पीड़ित की तरफ से दर्ज कराई गई FIR में पुलिस ने महज कुछ घंटों में ही विवेचना खत्म कर दी और उसमें साफ तौर पर लिख दिया कि साक्ष्य के अभाव में इस मामले में कोई कार्यवाही नहीं की जा सकती। यह सारी स्थितियां परिस्थितियां देख के परिवारीजन न सिर्फ भौचक्के हुए बल्कि कानून प्रणाली पर निश्चित ही उनका
जो सोचने वाली बात थी वो सामने निकल कर आई कि जिस प्रकार से न्याय की आशा में उन लोगों ने एक प्रार्थना पत्र दिया था, वह न्याय ठीक उनके लिए विपरीत होने लगा। ऐसे में वह राज्य मंत्री सतीश चंद्र शर्मा से इस पूरे मामले पर मिलने के लिए गए, लेकिन वहां भी बात नहीं बनी। अगर बात करें तो राज्य मंत्री को भी कई बार पुलिस अधीक्षक और पुलिस कर्मियों से फोन करके बात करनी पड़ी। यही नहीं, वकीलों ने भी पुलिस अधीक्षक से मिलकर पूरे इस मामले की जानकारी दी, लेकिन उसके बावजूद भी इस मामले में किस प्रकार से हीला हवाली की गई उसकी नजीर यह परिवार अब खुद बता रहा है। होता क्या है कि जो उनको तथ्य होते हैं फर्जी होते हैं, जबकि वास्तविक में उनको ये पता होता है कि हमारी गाड़ी से इनका एक्सीडेंट हो गया है। वो देखने के बहाने आते हैं और ये बताते हैं कि हमारी बीवी एसपी ऑफिस में है, आप हमारा कुछ नहीं कर पाएंगे और हमारी पहुंच बहुत ऊपर तक है, पूरा विभाग हमारे साथ खड़ा है और आपको जो करना कर लीजिए और हम आपके खिलाफ फर्जी मुकदमा दर्ज करा देंगे और आपको फंसा देंगे, आपके पूरे परिवार को फंसा देंगे, अन्य तरीके से फंसा देंगे। और उन्होंने 16 तारीख को 8:30 बजे मुझे कॉल करके भी धमकाने का प्रयास किया, जिसकी रिकॉर्डिंग मेरे पास है। क्या बोल रहा है रिकॉर्डिंग में? रिकॉर्डिंग में भी यही कह रहे हैं कि आप मुकदमा मत करिए, मुकदमा करेंगे तो हम भी फर्जी मुकदमा आपके ऊपर कर देंगे, आपको फंसा देंगे, कार्रवाई नहीं कर पाएंगे, हमारी पहुंच ऊपर तक है, हमारा विभाग हमारा सपोर्ट करता है। और वही हुआ कि उनकी FIR हमसे एक दिन पहले दर्ज कर ली गई और जो फर्जी FIR थी उसमें जो है चार्जशीट लगाने की तैयारी है। आपने एप्लीकेशन किस तारीख में दी थी? पहली एप्लीकेशन हमने 16 तारीख को IGRS के माध्यम से दी। ठीक। 17 तारीख को SP ऑफिस में उपस्थित होकर मैंने स्वयं एप्लीकेशन 12 बजे दिया। क्या इस बात की जानकारी उस सिपाही को हुई? बिल्कुल हुई होगी, तभी उन्होंने जो है उसी दिन शाम को FIR दर्ज हो गई, वरना घटना 10 तारीख की थी, वो पहले से ही FIR दर्ज करा सकते थे। आपसे बातचीत की? और दूसरी चीज क्या है कि उन्होंने अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया, जबकि 15 तारीख को वो हमारे घर आए, वो घटना से परिचित थे, उन्होंने 15 को घर आए और जानते थे कि हमने किसको ठोकर मारी है और FIR ना हो इसलिए वो धमकाने आए थे। अब हम लोग जो है पुलिस अधीक्षक साहब से अनुरोध कर रहे हैं कि सही विवेचना कराकर सही गलत का न्याय किया जाए। इस पूरे मामले में सबसे बड़े चौंकाने वाली बात तो यह है कि जिस समय इस एक्सीडेंट हुआ, उस एक्सीडेंट के बाद इस पीड़ित को तत्काल एम्बुलेंस के माध्यम से CSC जैतपुर ले जाया गया, लेकिन विपक्षी पुलिस वाले के द्वारा जो प्रार्थना पत्र दिया गया उसमें यह उल्लिखित किया गया है, जो FIR हुई है उसमें यह उल्लिखित किया गया कि उस व्यक्ति का, उस पुलिस वाले का जिसने एक्सीडेंट किया, उसने उन्हें यानी कि उस पुलिसकर्मी को धमकी भी दी है। और ऐसे में सोचने वाली बात यह हो जाती है कि जिस व्यक्ति की घटना के बाद बेहोशी की हालत में उसे लोग ले जाते हैं, जिस समय घटना होती है उसके कुछ ही अंतराल बाद उसका अस्पताल में इलाज चलता है, उस जगह पर क्या यह बात तर्क संगत होती है कि उसी व्यक्ति ने जिसके साथ दुर्घटना हुई है वह किसी को मारने की धमकी दे सकता है? चलिए, इन सब बातों से इतर जिस व्यक्ति को कोई व्यक्ति मारने की धमकी देता है, क्या कोई व्यक्ति उसी के घर जाता है? आप सोच रहे होंगे हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, तो निश्चित ही उस परिवार ने अब एक CCTV फुटेज भी हमें सौंपा है, जिसमें उन्होंने दावा किया है कि इस घटना के बाद वह पुलिसकर्मी उनके घर आए। जब हमने उनसे पूछा कि आखिर ये पुलिसकर्मी आपके घर क्या करने आए थे, तो उन्होंने कहा ये घर आकर धमकी देने आए थे कि वो प्रार्थना पत्र वापस ले लो। सुनिए पीड़ित की ही जुबानी। नहीं, हमारे भाई शराब की नशे में नहीं थे, उल्टा वो सिपाही शराब की नशे में था, लेकिन उस चीज़ को हम लोग सिद्ध नहीं कर सकते थे, इसलिए हमने एप्लीकेशन में नहीं लिखी। और हमारा भाई यहाँ से CSC सेंटर गया, वहाँ भी उसकी जांच हुई तो उसमें ऐसी कोई पुष्टि नहीं हुई और विवेचक महोदय ने कोई भी साक्ष्य नहीं लिए, ना मेरा बयान लिया, ना मेरे भतीजे का बयान लिया और ना ही गाड़ी सीज की, किसी प्रकार की कोई जानकारी उन्होंने नहीं की। जबकि मैंने एप्लीकेशन में लिखा था कि एम्बुलेंस के द्वारा हमारा भाई CSC जैतपुर गया, वहाँ दिखाया गया। उन्होंने कोई कष्ट किए बिना 24 घंटे में मामले को रफा दफा कर दिया, क्योंकि पुलिस का मामला था। आपके भाई को पैर में जो चोट लगी थी उसमें इलाज क्या हुआ, इसके बारे में कितना रुपया लगा, क्या लगा? लगभग जो है 1.5 लाख रुपए का खर्च आया और 2 महीना जो है ऑन बेड रहे। 10 तारीख को एडमिट कराया गया था रात में और 14 तारीख को वहाँ से उनको डिस्चार्ज किया गया और पैर में प्लास्टर बंधा हुआ था, तो 2 महीने तक वो ऑन बेड रहे। अब प्लास्टर कटा है तो अब चलने मिलने में सक्षम है इस समय।
चलिए, इस पूरे मामले में जिस व्यक्ति के साथ दुर्घटना हुई, हमने भी उससे पूछा। हमने पूछा एक घटना किस प्रकार से हुई थी, किस प्रकार से वहां की स्थितियां थी, किस प्रकार से वहां की परिस्थितियां थी। तो उस युवक ने भी अपना दुख बयां किया है। चलिए इस खबर के दूसरे हिस्से पर आते हैं, और जहां एक तरफ पीड़ित पक्ष के द्वारा पहले से ही प्रार्थना पत्र दिए जाने के बाद उनके प्रार्थना पत्र पर पहले कार्यवाही न करते हुए सिपाही के द्वारा दिए गए प्रार्थना पत्र पर कार्यवाही कर दी गई, और जिस पीड़ित के द्वारा प्रार्थना पत्र देकर एफआईआर पंजीकृत कराई गई उसके मामले में फाइनल रिपोर्ट लगा दी गई, लेकिन दूसरे मुकदमे को अभी भी जिंदा रखा गया है। इन सब के बीच में जो सबसे बड़ी चौंकाने वाली बात निकल कर आती है वो ये निकल कर आती है कि एफआईआर यह बात लगाकर कह दी जाती है कि पीड़ित के द्वारा साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराए गए। अब यहाँ पर पीड़ित परिवार को जब इस बात का दर्द हुआ तो उन्होंने इस पूरे मामले के साक्ष्य जुटाने शुरू किए, और इस साक्ष्य से ही पुलिस की इस कार्यशैली की पूरी फजीहत होते हुए दिखाई पड़ रही है। क्योंकि इसमें जिस सिपाही की मोटरसाइकिल का एक्सीडेंट हुआ था उस मोटरसाइकिल को पहले पुलिस वालों ने जब्त किया था, उसके बाद यह मोटरसाइकिल टीवीएस की एजेंसी में क्लेम के लिए गई, और जब क्लेम के लिए गई तो सारा खेल यहीं से शुरू होता है। इस दौरान उसी सिपाही के द्वारा क्लेम एजेंसी को यह एप्लीकेशन लिख कर दी जाती है कि वह अपनी पत्नी के साथ सुबह 8:15 पर अपनी तैनाती स्थल पर जा रहे थे, और उस दौरान उनको अनियंत्रित 4 पहिया वाहन ने ठोकर मार दी, जिस कारण से उनके साथ यह घटना घटित हो गई, और इसमें उन्होंने यह स्वीकार किया कि उन्हें चोट भी नहीं लगी है। यह परिवार ने इस पूरे कागज को ही सामने लाकर दिखा दिया, लेकिन जैसे ही यह बात पता चली वह सिपाही उस एजेंसी से वह गाड़ी लेकर चला गया। जी हाँ, ये सारी बातें रिकॉर्ड में हैं, इन तमाम चीजों के सीसीटीवी फुटेज भी मौजूद हैं और बाकायदे लिखित कागज भी मौजूद हैं। कुछ समय बाद ही सिपाही के द्वारा इसी वाहन को फिर से क्लेम के लिए प्रस्तुत किया गया, और इस बार घटना के बारे में जानकारी देते हुए एफआईआर के बारे में जानकारी देते हुए उल्लेखित किया। लेकिन सबसे बड़ी कमाल की बात यह भी रही कि एफआईआर में भी घटना के समय का उल्लेख नहीं था। वहीं बात करें तो पीड़ित परिवार ने एक साधारण प्रार्थना पत्र दिया था कि उनके परिवार के एक बच्चे का एक्सीडेंट हो गया है, उस पर कार्रवाई कर दी जाए। लेकिन पुलिस वालों को यह पता था कि गंभीर धाराओं में मुकदमा कैसे बनाया जाता है और उसकी एप्लीकेशन कैसे लिखाई जाती है, तो यह नजीर बाराबंकी की पुलिस ने प्रस्तुत किया। सफदरगंज थाना अध्यक्ष से इनके परिवारीजनों की लगातार बात भी होती रही, लेकिन कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिला। थकाहारा यह परिवार राज्य मंत्री, पुलिस अधीक्षक और उसके बाद विधान परिषद के सभापति और डिप्टी सीएम से भी मुलाकात करता है, लेकिन उसके बावजूद भी इस पूरे मामले में किसी भी प्रकार से पुलिस पर कार्यवाही नहीं होती है। अधिवक्ताओं के साथ पुलिस अधीक्षक से भी मुलाकात होती है, हालांकि पुलिस अधीक्षक के द्वारा यह आश्वासन दिया जाता है कि इस पूरे मामले में न्याय किया जाएगा। जब 10 तारीख को एक्सीडेंट हुआ, 11 तारीख को ये अपनी गाड़ी बनवाने के लिए टीवी एजेंसी ले जाते हैं। वहां जो पहला प्रार्थना पत्र देते हैं उसमें ये बताते हैं कि मैं और मेरी पत्नी प्रार्थी सिंह साथ में सुबह के टाइम 8:15 पे जा रहे थे और एक्सीडेंट हो गया। और पहला एक्सीडेंट जो हुआ वो 4 पहिया को बचाने के चक्कर में गाड़ी मेरी पलट गई। इस तथ्य को जो है उन्होंने टीवी एजेंसी ने स्वीकार किया। इसके बाद जो है 20 तारीख को वहां से गाड़ी लेके चले जाते हैं और गाड़ी थाने पहुंचती है। 21 को जब मैं फोन करता हूं तो विवेचक महोदय ये दिखाते हैं कि मैंने गाड़ी को सीज कर दिया है, और वो गाड़ी 30 तारीख को छोड़ देते हैं। 30 को विवेचक हमारे घर आते हैं और ये बताते हैं कि आपने जो है एफआईआर की थी, तो हमें जो है इन पेपरों पे साइन चाहिए। तो रोहित तिवारी और रवि तिवारी जो मेरे भतीजे हैं उनसे एक पेपर साइन लेते हैं और आधार कार्ड लेते हैं और चले जाते हैं, और उसी बाद उसकी गाड़ी छोड़ दी जाती है। उसी दिन उसकी गाड़ी कंपनी में पुनः बनने के लिए जाती है और 9 मई को बन के उसको मिल जाती है। उस समय प्रार्थना पत्र में क्या लिख के देते हैं वो? उस समय वो एफआईआर जो 209/25 है उसका साक्ष्य उसमें जिक्र करते हैं। अच्छा, तो अब दोनों एप्लीकेशन उनकी अलग अलग हैं। पहले में वो एक्सीडेंट का साक्ष्य छिपाते हैं और दूसरी कहानी बताते हैं, और फिर वही 17 तारीख को गलत एफआईआर करके दूसरी एफआईआर बाद में प्रस्तुत करते हैं जो दोबारा बाइक ले जाते हैं।
पीड़ित परिवार ने इस मामले को लेकर तमाम तथ्य जुटाए और न सिर्फ तथ्य जुटाए बल्कि उनको प्रस्तुत भी किया। हालांकि पुनर्विवेचना का आदेश दिया जरूर गया है, लेकिन अभी भी परिवार संतुष्ट नहीं, क्योंकि परिवार का यह कहना है कि अब यह बात सम्मान पर आ गई है कि हम लोगों के साथ ही घटना हुई और हम ही लोगों के साथ FIR दर्ज करके हमें समाज में बदनाम करने का काम किया गया है। इस पूरे मामले को लेकर अगर बात करें तो इसमें पुलिस के अधिकारियों का साफ तौर पर कहना है कि इसमें न्याय दिलाया जाएगा। हालांकि DGP ऑफिस के एक अधिकारी से जब हमने बात की तो उन्होंने भी कहा कि यह मामला संज्ञान में आया है और जल्द ही इस पर कार्रवाई की जाएगी। लेकिन उससे पहले यह पीड़ित परिवार इतना परेशान हो गया कि दर दर की ठोकरें खाने पे मजबूर हो गया और अंतिम समय में उन्होंने विधान परिषद के सभापति से इस पूरे मामले की गुहार लगाई। सभापति महोदय ने जब इस पूरे मामले की गंभीरता देखी, उसकी रिपोर्ट बाकायदे अयोध्या मंडल के IG से उन्होंने तलब की। तो उसके बाद से इस पूरे मामले में कहीं ना कहीं बड़े बदलाव देखने को मिले। मौजूदा समय में अगर बात करें तो सफदरगंज के थाना अध्यक्ष के कार्य क्षेत्र में बदलाव कर दिया गया है। हालांकि अभी उस सिपाही के ऊपर क्या कुछ कार्रवाई की गई है इसकी जानकारी सामने नहीं आ पा रही, लेकिन सोचने वाली बात यह है कि जो व्यक्ति पीड़ित हो उसी के साथ इस तरीके की कार्रवाई कर देना क्या किस प्रकार से न्याय संगत है, किस प्रकार से इस तरीके की कार्य करके आखिर पुलिस के कुछ लोग क्या कुछ सिद्ध करना चाहते हैं। इस पूरे मामले को लेकर परिवारी जनों का साफ तौर पर कहना है, जिस पीड़ित के साथ घटना हुई उसने भी साफ तौर पर कहा कि अगर योगी सरकार में न्याय नहीं मिलेगा तो आखिर न्याय कब मिलेगा। यह एक अपने आप में विचारणीय बात है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को और महकमे के पुलिस मुखिया DGP को भी यह बात सोचनी होगी कि जब लोगों के साथ इस तरीके से अन्याय किया जाएगा तो पुलिस जो अपनी छवि सुधारने के लिए निश्चित ही काफी मजबूती से प्रयास कर रही है, उसकी छवि को धूमिल करने में ऐसे पुलिस अधिकारी कतई पीछे नहीं हट रहे हैं कि एक नॉर्मल से दुर्घटना की एक्सीडेंट की FIR लिखाने के एवज में उस पूरे परिवार को प्रताड़ित किया गया, मानसिक रूप से परेशान किया गया और उन्हें कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाने पर मजबूर किया गया। एक आम जनता के साथ उसका व्यवहार इस तरीके का रहा। जब उसने कागजों में कूट रचना करने का प्रयास किया, इतना षड्यंत्र करने का प्रयास किया, इसमें थाना अध्यक्ष तत्कालीन थाना अध्यक्ष सफदरगंज और बदोसराय के मौजूदा समय में थाना अध्यक्ष को यह बात क्यों नहीं आखिर सोचने की आई कि जब जिसका प्रार्थना पत्र पहले आया है पहले उसकी प्रार्थना पत्र पे जांच किया जाना समीचीन होगा, ना कि उसके प्रार्थना पत्र के बाद आए प्रार्थना पत्र पर इस तरीके से मुकदमा दर्ज करके किसी को परेशान करना उचित होगा। बहरहाल पीड़ित परिवार के पास इस पूरे मामले को लेकर अब तमाम साक्ष्य हैं और उनका साफ तौर पर कहना है कि वो न्याय के लिए यह लड़ाई जारी रखेंगे और जब तक उन्हें न्याय नहीं मिल जाता है तब तक वो लगातार अधिकारियों से अनुनय विनय करते रहेंगे और इस पूरे मामले में जांच की मांग करेंगे। कुल मिलाकर अगर बात करें तो इस मामले में जो पीड़ित रोहित है उसके इलाज में परिवारी जनों का लगभग 1.5 लाख रुपए के आसपास खर्चा हुआ है और पुलिस कर्मियों के द्वारा यह आरोप भी लगा दिया गया कि जिस व्यक्ति के द्वारा पुलिसकर्मी का एक्सीडेंट किया गया है उसने शराब पी रखी थी, जबकि उस युवक का कई जगह पर मेडिकल हुआ, फिर चाहे वो CSC जैतपुर हो या जिस प्राइवेट रेनबो हॉस्पिटल में उसका इलाज किया गया वहां की भी तमाम रिपोर्ट्स हैं जिसमें इस बात का कहीं भी उल्लेख नहीं मिल रहा है कि पीड़ित के द्वारा किसी भी प्रकार के नशे का सेवन किया गया था। अब सोचने वाली बात यह है कि आखिर एक छोटे से मामले को इतना बड़ा रूप देने वाले इन पुलिस कर्मियों पर क्या कुछ कार्यवाही होगी और इस पीड़ित को किस प्रकार से न्याय मिलेगा, ये तो एक विचारणीय बात है, क्योंकि एक मामले को लेकर यह पीड़ित परिवार पुलिस अधीक्षक, राज्य मंत्री, सूबे के डिप्टी CM और सभापति तक दौड़ लगा सका है। अब इस पूरे मामले पर आपका क्या कुछ विचार है, आप कुछ क्या कहना चाहते हैं, अपनी राय हमें हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।